तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। जॉन सीना एंड द रॉक, ये दो वो नाम है जिनकी अगर हम फैन फॉलोइंग की काउंट करने बैठ गए तो वो इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगी। दोनों ही सुपरस्टार्स बहुत सालों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के पिलर्स रह चुके हैं और रेसलमेनिया 28 और रेसलमेनिया 29 के अंदर हमें इन दोनों के बीच में मैच भी देखने को मिला था। लेकिन अब हमें फिर से जॉन सीना वर्सेस द रॉक के बीच में कॉम्पिटिशन होता हुआ नजर आ रहा है। वो किसी मैच के लिए तो नहीं है, वो किस चीज के लिए है उसको डिस्कस करने वाले हैं हम आगे की वीडियो में। साथ ही द फिन ब्रे वाइट ने एक मेजर चीज टीज कर दी है कि वो पॉसिबली कब अपना रिटर्न करते हुए दिख सकते हैं और हम आने वाले कुछ सालों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया प्लान्स को लेकर भी डिस्कस करने वाले हैं और कब पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती है अपना सऊदी अरेबिया का शो दोबारा से नेक्स्ट ईयर के अंदर। तो काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार वीडियो ये होने वाली है, अब इसको लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। तो आज की वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं कल हुई एनएक्सटी के व्यूअरशिप के बारे में। और आपको पता है कल का जो एनएक्सटी का शो था वो हैलोवीन हैवॉक का शो था। उसके अंदर हमें काफी सारे टाइटल चेंजेस देखने को मिले। डेकोटा काई का भी रिटर्न था शो के अंदर। हमें द उसोस के भाई जोसेफ फाटू का भी डेब्यू मैच देखने को मिला। लेकिन व्यूअरशिप की बात करें तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को जरूर से बहुत ज्यादा फायदा हुआ इन सब चीजों से, क्योंकि लास्ट वीक जो एनएक्सटी की व्यूअरशिप थी वो थी 606 के व्यूअर्स, यानी कि 6,06,000 और कल के एनएक्सटी को व्यूअरशिप मिली है 746 के व्यूअर्स, मतलब 7,46,000। तो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा बूस्ट है एनएक्सटी की व्यूअरशिप के अंदर। अब कल के शो के अंदर हमें काफी सारे न्यू चैंपियंस क्राउन होते हुए नजर आए। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीक से जब वो न्यू चैंपियन शो को लीड करते हैं उस टाइम व्यूअरशिप कैसी आती है। और अब एनएक्सटी की बात चल रही है तो हम चलते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ, जो कि जुड़ी हुई है एनएक्सटी के गॉडफादर हमारे द गेम ट्रिपल एच के बारे में। ट्रिपल एच के बारे में मैंने आपको अपडेट दिया था कि रिसेंटली उनकी एक हार्ट सर्जरी हुई है एंड ऑब्वियसली क्योंकि अभी उनकी सर्जरी हुई है तो इस वक्त वो एनएक्सटी के शो को लीड नहीं कर रहे हैं। उनका काम अभी निभा रहे हैं उनके जिगरी दोस्त शॉन माइकल्स। और रिसेंटली शॉन माइकल डिस्कस करते हैं कि कितना मुश्किल है ट्रिपल एच के बिना एनएक्सटी को रन करना। शॉन माइकल्स का सबसे पहले कहना था कि देखो ट्रिपल एच के रोल को एकदम से फिल करना तो मुश्किल है, लेकिन मैं उसको ट्राई तो कर रहा हूँ। यहाँ एनएक्सटी में ट्रिपल एच को सब कोई मिस कर रहे हैं अभी, लेकिन सबसे ज्यादा उनको मैं मिस कर रहा हूँ। लेकिन मैं जो हूँ इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ कि ये एक ऐसा टाइम है जिस टाइम में मेरे बेस्ट फ्रेंड को मेरी जरूरत है और उसने मेरे लिए लाइफ में जितना भी कुछ किया है उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं उसको रिपे कर सकूं। और ये मेरे लिए एक ऑनर है कि मुझको एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं उसको पे बैक कर सकूं। नेक्स्ट शॉन माइकल्स से एनएक्सटी 2.0 के बारे में पूछा जाता है तो उस पे शॉन माइकल्स का ये कहना था कि देखो मैं ये चीज 35 ईयर्स से कर रहा हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है हमेशा इवॉल्व करती है, हमेशा चेंज करती रहती है खुद को। मैंने सुना है कि काफी सारे लोग एनएक्सटी 2.0 को रिफ्रेश बता रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पीछे क्रू है एनएक्सटी 2.0 के वो सारे पुराने ही क्रू मेंबर्स हैं और मुझे ये चीज एटीट्यूड एरा की याद दिलाती है। शॉन माइकल्स ये कहते हैं कि कैसे उनको याद है कि एटीट्यूड एरा स्टार्ट होने से पहले विंस मैकमैन ने एक स्पीच दी थी जिनसे वो फ्यूचर के लिए मोटिवेट हो सके, फ्यूचर के लिए अच्छे से काम कर सके। और वही सेम ही चीज हो रही है एनएक्सटी 2.0 के साथ भी। अब शॉन माइकल्स की बात से तो यही लग रहा है कि वो अपने इस न्यू रोल को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। वो काफी इमोशनल भी है कि उनको ट्रिपल एच का रोल अदा करना पड़ रहा है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या लगता है, क्या शॉन माइकल्स ने ट्रिपल एच का रोल अच्छे से अदा किया है या फिर ट्रिपल एच ही होते तो कुछ ज्यादा बेहतर होता। आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक रिंग अनाउंसर के बारे में जो कि हो चुके हैं रिलीज। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रिंग अनाउंसर ग्रेग हैमिल्टन का। ग्रेग हैमिल्टन को तो आपने देखा ही होगा काफी सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के शोज में स्मैकडाउन रोस्टर में रिंग अनाउंसर का काम करते हुए। तो अभी अपडेट यही आ रही है कि वो अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है और वो हो चुके हैं रिलीज। लेकिन आपको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से अभी कोई भी रिलीज होता है तो उसको लेकर बहुत सी नेगेटिविटी फैल जाती है। कोई ये मानने को राजी नहीं है कि कोई भी सुपरस्टार या फिर कोई भी रिंग अनाउंसर डब्ल्यूडब्ल्यूई से बिना कोई प्रॉब्लम लिए भी रिलीज हो सकता है। सबको ऐसा ही लगता है कि जरूर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ किया होगा तो इधर सुपरस्टार ने रिलीज मांग ली होगी या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुद से रिलीज कर दिया होगा। तो इन सब चीजों को ग्रेग हैमिल्टन जो है वो एड्रेस करते हैं। उनका ये कहना था कि कैसे 6 साल के बाद उनका फाइनली टाइम आ गया है डब्ल्यूडब्ल्यूई से गुड बाय करने का और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनके बीच में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है कि वो ऐसे ग्रेट कंपनी के साथ डिपार्चर कर रहे हैं। आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है करंट एरा के लॉन्गेस्ट रेनिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन वॉल्टर के बारे में। खैर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन नहीं थे, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई यूके चैंपियन थे। लेकिन आपको पता है कि वॉल्टर ने 900 डेज के ऊपर तक अपनी यूके चैंपियनशिप को रिटेन किया हुआ था और इसी साल एनएक्सटी टेकओवर के शो के अंदर उन्होंने फाइनली अपनी चैंपियनशिप को ड्रॉप किया इल्जा ड्रैगुनोव को। और उसके बाद से कुछ रूमर्स चल रहे थे कि क्या वॉल्टर हमें फाइनली अपना मेन रोस्टर में डेब्यू करते हुए देख सकते हैं। और आप अगर वॉल्टर को अच्छे से जानते हो और अगर आप उनके मैचेस देखते हो तो आपको पता है कि वॉल्टर कितने कमाल के परफॉर्मर हैं और वो अगर मेन रोस्टर में आ गए तो वो काफी तहलका मचा सकते हैं। और उनके जो चॉप्स होते हैं उनके तो क्या ही कहने
हैं। तो होता क्या है, WWE अनाउंस करती है कि वो अगले महीने WWE का एक लाइव शो करने वाली है यूके के अंदर, और ये लाइव शो बेसिकली स्मैकडाउन की तरफ से होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स अनाउंस्ड हैं। हाँ, इसके अंदर रॉ की तरफ से फिन बैलर भी अनाउंस्ड है, लेकिन आपको पता है कि फिन बैलर का अलग ही क्रेज है यूके के अंदर, इसलिए WWE उनको भी लेके जाती है हर जगह। लेकिन अनाउंस सुपरस्टार्स के अंदर एक इंटरेस्टिंग नाम है कि ये लिस्ट के अंदर वॉल्टर का भी नाम अनाउंस किया जा रहा है। अब इससे दो बातें हो सकती है, इधर WWE का आगे चल के प्लान है कि वॉल्टर को मेन रोस्टर में डेब्यू कराया जाए, इसलिए उनको लाइव शो से स्टार्ट करवा रही है, और दूसरी तरफ ये सिंपली हो सकता है कि क्योंकि वॉल्टर खुद यूके से बिलोंग करते हैं और क्योंकि WWE यूके के अंदर शो कर रही है, तो इसलिए शायद उन्होंने सोचा होगा कि उन्हें लोकल क्राउड के लिए वहां के लोकल बॉय को अनाउंस कर दिया जाए। वैसे मैं तो काफी इंटरेस्टेड हूँ कि WWE वॉल्टर को मेन रोस्टर में लेके आए, क्योंकि मुझे वॉल्टर पर्सनली बहुत पसंद है। आपके लिए कमेंट करने के लिए मेरी तरफ से एक और क्वेश्चन है कि क्या आप वॉल्टर को मेन रोस्टर में देखना चाहते हो या नहीं। आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट होने वाली है हम सबके फेवरेट हमारे द फील्ड ब्रे वाइट के बारे में। और ब्रे वाइट जब से WWE से रिलीज हुए हैं उनको लेके अनगिनत, मतलब मेरे काउंट से तो बाहर है, इतनी सारी रूमर्स आ चुकी है कि आज वो WWE में रिटर्न करने वाले हैं, आज वो AEW में डेब्यू करने वाले हैं। लेकिन अब फाइनली खुद ब्रे वाइट ने एक अल्टीमेटम दिया है कब हमें नेक्स्ट वो एक रेसलिंग रिंग के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ब्रे वाइट ये वाली ट्वीट करते हैं अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर, और यहाँ वो लिखते हैं 2 more days। और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि 2 दिन के बाद ब्रे वाइट ऑफिशियली एक फ्री एजेंट हो जाएंगे। WWE का जो 90 डेज का नॉन कंप्लीट क्लॉज होता है रिलीज सुपरस्टार्स के साथ, ब्रे वाइट का वो वाला क्लॉज खत्म हो जाएगा, और फाइनली 2 दिन के बाद ब्रे वाइट जिस प्रमोशन के साथ चाहे काम कर सकते हैं। और आप अगर प्रमोशन की पॉसिबिलिटीज के बारे में पूछो तो मैं आपको बता दूं कि ब्रे वाइट का AEW से ज्यादा इंपैक्ट रेसलिंग में जाने के चांसेस ज्यादा हैं, और इसकी तो पॉसिबिलिटी एकदम ना के बराबर है कि WWE ब्रे वाइट को दोबारा से रिहायर कर ले, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया हुआ था कि ब्रे वाइट को रिलीज करने के पीछे WWE का बहुत सारे रीजंस थे, और वो रीजंस जिस तरह के थे मुझे नहीं लगता कि WWE दोबारा से ब्रे वाइट को रिहायर करेगी। तो अब देखते हैं ब्रे वाइट फाइनली कहां जाके लैंड होते हैं। आज की हमारी अगली अपडेट जुड़ी हुई है WWE के द शो ऑफ शोज रेसलमेनिया के बारे में, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे WWE के सऊदी अरेबिया के टूर के बारे में। और मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि WWE ने अपनी 2022 की पूरी PPVs की लिस्ट निकाल दी है, और उसके अंदर WWE ने रिवील किया है कि रेसलमेनिया 38 फिर से एक 2 नाइट की इवेंट होने वाली है। और आप अगर सोच रहे हो कि सिर्फ अगले साल की रेसलमेनिया 2 नाइट की इवेंट होने वाली है, तो मैं आपको यहाँ पे एक स्पॉइलर दे देता हूँ कि रेसलमेनिया 38 के बाद भी अगले उनके जितने भी रेसलमेनियाज होने वाले हैं वो सब 2 नाइट्स के ही इवेंट होने वाले हैं। और इसको करने का अगर रीजन आप पूछो तो इसके बहुत सारे फायदे हैं WWE के साइड से। इनसे सुपरस्टार्स का जो हेक्टिक शेड्यूल होता है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। बहुत सारे सुपरस्टार्स को जिनको आप एक नाइट के अंदर मैचेस नहीं दे सकते, अगर 2 नाइट की रेसलमेनिया होती है तो उनके चांसेस और बढ़ जाते हैं कि सारे सुपरस्टार्स को मैचेस मिले। और अगर रेसलमेनिया एक नाइट की जगह 2 नाइट की होती है तो WWE की कमाई भी एकदम छप्पर फाड़ की होती है। और अब रेसलमेनिया के साथ साथ अगर आप मेरी कल की वीडियो को याद करो तो मैंने आपको बताया था कि कैसे WWE जनवरी के रॉयल रंबल के बाद डायरेक्टली रेसलमेनिया करने का प्लान कर रही है। तो बीच में जो फास्ट लेन या फिर एलिमिनेशन चेंबर होता है उसको WWE ने कहीं पर भी फीचर नहीं किया है, और ऐसा करने के लिए पॉसिबल रीजन जो है वो सामने आ चुका है। और बताइए ये जा रहा है कि WWE का अगला शो जो कि सऊदी अरेबिया में होने वाला है वो शायद अगले साल की फरवरी में देखने को मिलेगा, और रॉयल रंबल के बाद एंड रेसलमेनिया के पहले WWE का सऊदी अरेबिया का शो हो सकता है। तो अगले साल के लिए प्लान्स तो अभी से बहुत कमाल के लग रहे हैं। और आप जरा इमेजिन करो, जनवरी के एंड में रॉयल रंबल जैसा पेपर व्यू, फिर बीच में क्राउन ज्वेल या फिर सुपर शोडाउन, और उसके ठीक बाद अप्रैल के अंदर रेसलमेनिया। मतलब 3-4 महीने के अंदर कितने कमाल के बड़े बड़े पेपर व्यूज हमें देखने को मिल सकते हैं, और उस शोज के अंदर क्या क्या मैचेस हो सकते हैं वो भी आप सोच ही सकते हो। हाइप तो एकदम प्रॉपर्ली अभी से बन चुकी है, देखते हैं WWE कैसे डिलीवर करती है। आज की जो हमारी फाइनल अपडेट जुड़ी हुई है वो है द सीनियर लीडर जॉन सीना एंड द ब्राह्मा बुल द पीपल्स चैम्प द रॉक के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एक बार फिर से जॉन सीना एंड द रॉक आमने सामने आ गए हैं, लेकिन ये इस बार कोई रेसलिंग मैच के लिए नहीं है। तो यहाँ पे सीन क्या है, यहाँ पे पीपल चॉइस अवार्ड होने वाला है जिसके अंदर USA के स्टार्स, मूवी स्टार्स हो गए या फिर सीरियल के स्टार्स हो गए। जैसे हमारे यहाँ पे फिल्म फेयर अवार्ड नहीं होते, वैसे ही वहां पर भी कुछ अवार्ड्स होते हैं जिसका नाम पीपल्स चॉइस अवार्ड दिया जाता है। और उस पीपल चॉइस अवार्ड के अंदर जॉन सीना एंड द रॉक दोनों ही नॉमिनीज के नाम पे अनाउंस्ड है। सो वहाँ की पब्लिक इधर जॉन सीना को वोट करे या फिर रॉक को वोट करे। अब इन दोनों में से कौन जीतता है उस अवार्ड को वो तो वोटिंग के बाद जब रिजल्ट्स आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो चलो यहाँ तो आमने सामने आ गए, क्या हमें द रॉक वर्सेस जॉन सीना का एक थर्ड मैच देखने को मिल सकता है? तो उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि भाई आप इतने सपने मत बुनो, रॉक बस एक ही मैच के लिए आ जाए रोमन रेंस के लिए, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और जॉन सीना भी साल में कभी कभी ही आएंगे, और जब वो वापस आएंगे उनका फिर से रॉक से मैच करवाना ये प्रैक्टिकली तो मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है, क्योंकि दोनों ही जो है एकदम बहुत बड़े सुपरस्टार्स है हॉलीवुड के, दोनों का एक साथ एक टाइम में फ्री शेड्यूल होना ये तो लगभग इम्पॉसिबल सा है। इसलिए मेरे हिसाब से तो रॉक जब भी वापस आए उनकी रोमन रेंस के साथ ही फ्यूड होनी चाहिए। और दूसरी तरफ जॉन सीना की बात करें, उनकी अगर एज के साथ एक और फ्यूड दिखा दी जाए या फिर किसी अपकमिंग सुपरस्टार के साथ एक फ्यूड दिखा दी जाए, किसी पे भी
भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब द रॉक का मामला तो सेट है, लेकिन आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हो कि नेक्स्ट जब जॉन सीना वापस आएंगे, जॉन सीना की फ्यूड आप किसके साथ देखना चाहोगे। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।